और इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है और घोसी उपचुनाव के नतीजों को लेकर यह ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और इसमें तस्वीर शिवपाल यादव की भी है, तस्वीर अखिलेश यादव की भी है उस ट्वीट में, और दोनों के चेहरे मुस्कुराते हुए, एक दूसरे को देखते हुए मानो बीजेपी की खिल्ली उड़ा रही है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वो ट्वीट आपको दिखाएंगे, जिसमें ये देखिए, ये वो ट्वीट है जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीर के ऊपर जो लिखा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये तस्वीर जो है वो बहुत चुभने वाली है। तो सपा महासचिव शिवपाल यादव ने ये ट्वीट की है और देखिए, इस पे लिखा है समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और घोसी का जिक्र है, शिवपाल भी मुस्कुरा रहे हैं और अखिलेश भी, दोनों एक मंच पे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है, क्योंकि चाचा भतीजे के रिश्तों को लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रही, अखिलेश पे वार होते रहे। लेकिन यह तस्वीर बताती है कि दोनों की एकता ने घोसी के इस रण को विजय करने में अहम भूमिका निभाई है। और अब पूर्वांचल की दिशा और दशा जो है वो घोसी के इन नतीजों से तय होने वाली है। रुझान ये बता रहे हैं कि बहुत बड़े अंतर से सुधाकर सिंह आगे हैं और उन्हें पछाड़ पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन है, दारा सिंह चौहान के लिए नामुमकिन है। वो दारा सिंह जो घोसी में 2022 में इसी सीट पे जीते थे। तो घोसी के वही मतदाता, वही दारा सिंह, बदले तो सिर्फ हालात बदले, बदले तो सिर्फ पार्टी बदली, और अब बदले तो सिर्फ नतीजे बदल रहे हैं। क्योंकि दारा सिंह पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, चुनाव जीते, लेकिन कुछ दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया, फिर यहां बीजेपी का दामन थाम लिया, उधर उपचुनाव हुआ। तो अब नतीजे लगभग साफ है, तस्वीर लगभग साफ है। और उस तस्वीर के बाद ये तस्वीर आप अगर अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखेंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानो जैसे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कोई कर रहा हो। एक तरीके से, चूंकि इन चाचा भतीजे के रिश्तों को लेकर भी बीजेपी हमलावर रही है, और ये शिवपाल यादव ने ट्वीट करके बताया है कि दोनों की एकता ने ये नतीजे दिए हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये शिवपाल यादव बोल रहे हैं और ये तस्वीर दी है। तो घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें 24वें राउंड में सुधाकर सिंह अब भी बढ़त बनाए हुए हैं और आगे हैं एक बड़े अंतर के साथ। तो घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है और अब 24वें राउंड के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। तो सुधाकर सिंह ने बढ़त अब भी बना रखी है, आगे चल रहे हैं वो। 22 राउंड के बाद तो 25,000 वोटों का अंतर था और अब 24वें राउंड में सुधाकर सिंह 24वें राउंड में भी आगे चल रहे हैं। और घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है और जैसे जैसे ये मतगणना आगे बढ़ रही है, लगभग तस्वीर साफ होती जा रही है कि घोसी में साइकिल की जो रफ्तार है वो तेज होती जा रही है। जैसे जैसे ये मतगणना आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साइकिल की रफ्तार तेज हो रही है और ये बता रही है कि घोसी की जनता के इस बार मूड में क्या था और घोसी कैसे पूर्वांचल को लेकर एक संदेश देगी। और प्रदीप हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। प्रदीप, 24वें राउंड के बाद कितना अंतर, सुधाकर सिंह अब भी आगे, क्या अपडेट? देखिए, 24,000 से सुधाकर आगे हैं और शुरू से जब से ही काउंटिंग चल रही है तभी से ही जो रुझान है उसके बाद भी सुधाकर सिंह आगे चलते ही आ रहे हैं। जिस तरफ भी काउंटिंग हो रही है उधर सुधाकर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी बीजेपी 24,000 वोटों से अब तक देखा जाए तो पीछे है और सुधाकर आगे चल रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जनता का फैसला है वो कहीं ना कहीं सुधाकर के साथ मजबूत दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर अभी भी आगे की भी काउंटिंग बाकी है, अनुमान एक लगाया जा रहा है कि सुधाकर सिंह की बढ़त ऐसे जारी हो सकती है। जी, अब ऐसे में क्या माना जाए, ये जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, जो रुझान प्रदीप सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा जो सुधाकर सिंह के पक्ष में गया? जी, सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि जब 2017 में फागू चौहान को राज्यपाल बनाया गया तो भी चौहान नेता थे, उन्होंने सीट रिक्त की, उसके बाद छोड़कर चले गए तो उपचुनाव हुआ 2019 में। विजय राजभर भाजपा से यहाँ से विधायक बने।
फिर उसके बाद 2022 में सपा से आए दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान को जनता ने एमएलए बना दिया, लेकिन जनता को तकलीफ ये है, चुनाव के दिन पब्लिक ये कह रही थी कि जिस जनादेश को पब्लिक ने दिया उसी को इन्होंने ठुकरा दिया 14 महीने बाद। तो क्या इसका मतलब कि अगर दारा सिंह चौहान के नजर में जनता का वजन नहीं है, इसका मतलब वोट से जवाब देना होगा, ये रिएक्शन हो गया सर, और कोई वजह नहीं। और रिएक्शन का परिणाम वोट का सुधाकर सिंह की तरफ जाना शुरू हो गया। ऐसे में प्रदीप, ये एक चीज और मैं समझूंगा आपसे कि क्या ये जो नाराजगी है, जो रुझान हमारे सामने है, ये बताते हैं कि क्या ये बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है या फिर मतदाताओं में दारा सिंह को लेकर नाराजगी थी कि साहब हमने पिछली दफा जब आपको जिता दिया आपने दल बदल लिया, तो ये दल बदलना नापसंद किया है मतदाताओं ने? देखिए, मतदाता अब भी कहते थे, मतदाता जब वोट देने जा रहे थे तभी भी यही कहते थे कि हमें बीजेपी, मोदी और योगी से तकलीफ नहीं है, हमको तकलीफ केवल के फैसले को जीरो समझता है और जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। यानी योगी मोदी के साथ जनता है, लेकिन 14 महीने बाद, 16 महीने बाद चुनाव का होना, हर 2 साल बाद चुनाव का होना, ये जनता के तकलीफ का कारण बना। जनता ने तो उन्हें एमएलए बनाई थी, लेकिन को उन्होंने ठुकरा दिया। इससे जनता नाराज हो गई और नाराज होकर रास्ता बदल दी, सुधाकर सिंह के पाले में चली गई। वास्तविकता तो ये है सर। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ प्रदीप। हमारे साथ सर्वेश पाठक भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर्वेश जी, कल तक तो आप लोग समीक्षा कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन आज तो तस्वीर बिल्कुल अलग, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, खासकर खुशी से, बाकी के जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें आप देख लीजिए बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। केरला को छोड़ के बंगाल में भी टफ फाइट था। अब लास्ट में अभी तक क्या हुआ ये एग्जैक्ट अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन घोसी का जो हुआ, आपके संवाददाता महोदय जो बोल रहे थे वो सच्चाई है। इवन मैं भी मानता हूँ कि भाई आप बीजेपी में क्या नेताओं की कमी है? आप पैराशूट लैंडिंग करवाते हो, किसी को कहीं से भी ले आते हो और उसके बाद फिर जनता के समक्ष खड़ा कर देते हो। वो अगर इतना ही सक्षम नेता था तो बीजेपी छोड़ के क्यों गया? और फिर 14-15 महीने बाद वापस आपके यहाँ आके फिर से चुनाव, क्या ये मजाक बना दिए हो क्या? तो ये बीजेपी को गहन मंथन करना पड़ेगा। और देखिए, इसका कोई बृहद प्रभाव 2024 के इलेक्शन में नहीं होना। ये बस एक विधानसभा का इलेक्शन था, वहां पे वो समाजवादी पार्टी की ही सीट थी, वापस समाजवादी पार्टी को चली गई। इसमें कोई ये ना तो नफा हुआ बीजेपी को, ना ही नुकसान हुआ, क्योंकि पहले से ही वो समाजवादी पार्टी की सीट थी। तो यहाँ पे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अभी भी ये देखना पड़ेगा कि 2024 में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो इनके जो भी नेता जहां भी हैं, एमएलए, एमपी, उनको ग्राउंड उतारना पड़ेगा, जनता के मुद्दों को देखना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अभी चुनाव होने में कम से कम 150 दिन मिनिमम बाकी है। 150 दिन का मतलब 5 महीने होते हैं राजेश भाई, आप समझ सकते हो। 5 महीने में अगर नेता चाहे तो क्षेत्र का जबरदस्त विकास हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसे नेता को टिकट कतई नहीं दे जो चुनावी मौसम के समय में अपना पाला बदलते हैं। राजभर को देखिए, वो था बीजेपी में था, बहुत अच्छा मंत्री पद भी मिला। अब बेटे और पतोह और इसको पूरे खानदान को टिकट चाहिए, ये चाहिए, नहीं दिया तो बीजेपी छोड़ के चला गया। इतना बुरा भला कहा, उसके बाद फिर से वापस बीजेपी में आ गया है। तो ये सब जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को ही डेंट कर रही है। क्योंकि देखिए, बीजेपी को पकड़ के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी को नेताओं से जितना लाभ नहीं होता, उससे ज्यादा लाभ उन नेताओं को होता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का आप हाल देख लीजिए, वो भी तो बीजेपी छोड़ के गया था। आखिर क्या हुआ? जीता? क्यों नहीं जीता? समाजवादी पार्टी तो वही है ना, वही समाजवादी पार्टी की जो पार्टी पॉलिटिक्स है जनता के लिए या जो भी है। और अभी आग उगलते रहता है सनातन धर्म के बारे में, ये वो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज अगर सुधाकर सिंह जीत गए तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो गई। लेकिन बीजेपी के लिए ये आत्मनिरीक्षण का होगा कि भैया कम से कम अपने नेताओं पे तो ये विश्वास जगाएं और जनता के बीच में जाके जनता की बातों को सुने।
प्रदीप, आप ये बताएं कि ये जो अभी हमारे सामने जो तस्वीर घोसी की उभर के सामने आ रही है, चूंकि ये एक तरीके से इंडिया गठबंधन की भी बहुत बड़ी परीक्षा थी और आमतौर पे हमने देखा अखिलेश यादव उपचुनाव से दूर रहते हैं, लेकिन इस उपचुनाव में वो पूरी तरीके से एक्टिव रहे, यानी इंडिया गठबंधन यहां कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। गठबंधन और एनडीए पे जनता ने नहीं वोट दिया। जनता ये कह रही थी कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, सरकार तो बन गई है योगी जी की, सरकार तो इससे बननी नहीं है, भाजपा का कुछ बनना और बिगड़ना नहीं है। 24 में हम भाजपा को भले वोट करेंगे, लेकिन सुधाकर एक बार हारे हुए हैं तो सहानुभूति की लहर सुधाकर के साथ थी कि केवल एमएलए ही यहाँ से जीतेगा। एक एमएलए को हमने जिताया तो लात मार दिया, तो इसका मतलब उससे आहत जनता ने फैसला लिया कि अब दूसरा एमएलए चुनो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बड़े बड़े मंत्री आते थे, शिवपाल जी आते थे, अखिलेश जी आए। एनडीए इंडिया देहाती क्षेत्र है 70%, सर देहाती क्षेत्र है घोसी 70%। एनडीए और इंडिया से दूर केवल एक व्यवहारिक चयन, या कि व्यवहारिक चयन में हम उपचुनाव मानते हुए मतदान कर रहे हैं, न कि सरकार का बनना बिगड़ना है। अगर यही सरकार का सवाल होता तब दूसरे मूड में पब्लिक वोट करती, सर ये सच्चाई है। सर्वेश जी, चूंकि इस चुनाव को, चूंकि जब INDIA गठबंधन बना तो उसके बाद घोसी के इस चुनाव को एक तरीके से परीक्षा के तौर पे देखा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की परीक्षा है। आपको लगता है ये रुझान अगर नतीजों में अब तब्दील हुए तो फिर ये इंडिया गठबंधन की जो परीक्षा थी उसने पहली परीक्षा को पार कर लिया है? नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं मानता। देखिए राजेश जी, ये विधानसभा का चुनाव है, जैसे प्रदीप पांडे जी ने बताया कि जो है यूपी में बीजेपी का शासन है, इससे कुछ होना नहीं है, सरकार ऑलरेडी है वहां पे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, 2018 में देख लीजिए, उस समय भी बीजेपी 4 राज्यों, बड़े बड़े राज्य हार चुकी थी, लेकिन जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी उसी राज्यों से 25 आउट ऑफ 25, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 29 आउट ऑफ 29, 27 सीट, छत्तीसगढ़ में भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये जो सीखते हैं कि इंडिया गठबंधन इससे बहुत लाभान्वित होगा, मेरा ऐसा नहीं मानना। ये एक सीट थी, इसमें कोई बात नहीं है कि योगी जी भी वहां पे प्रचार किए, उनकी भी नाक का जो कहते हैं प्रतिष्ठा का प्रश्न था। लेकिन जो जैसा करता है भरता है। आप कब तक जनता को मतलब भ्रमित करते हो? जनता कितने कितने दिनों के बाद यहाँ पे आप चुनाव में जा रही है, अब ये चीज तो देखिए। तो ऐसे कैंडिडेट, मेरा बार बार यही इशारा है कि एक तो चुनाव आने से पहले आप 2 महीने पहले अपने कैंडिडेट फाइनल करो, बीजेपी को सलाह है। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट को कतई ना लो कि जो आपका फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं, बीजेपी का फायदा नहीं करने के लिए, क्योंकि यही कैंडिडेट जो होते हैं वो पार्टी पे सवालिया निशान खड़े होते हैं, पार्टी को छवि धूमिल करते हैं। और दूसरी बात कि अखिलेश यादव इससे बहुत खुश होंगे और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में चौके छक्के मारेंगे, ऐसा कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है प्रदीप, अगर जातीय समीकरण की हम बात करें, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, तो क्या राजभर समाज, दारा सिंह चौहान का समाज, क्या ये वोटर इस तरफ शिफ्ट नहीं हो पाया? उनमें भी नाराजगी थी कि साहब कभी आज इस दल में आप हैं, कभी आप उस दल में, आपका कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम एक स्थायी विधायक चाहते। देखिए, समाजवादी पार्टी के तरफ से ये कह दिया गया कि घोसी बचाओ और जो है कि बाहरी भगाओ, एक जनता के बीच नारा दे दिया गया था। और जनता का ही मानना था कि आज ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो राजभर वोटर थे वो ये कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई समाज का तो चुनाव नहीं लड़ रहा है। और चौहान वोटर तो साथ थे, लेकिन राजभर वोटों में बंटवारा हुआ है। राजभर वोट अपने समाज के उम्मीदवार को तलाश में थे। विजय राजभर भी चुनाव हारे थे भाजपा के, तो उन्होंने भी गणित कोई लगाई होगी। यानी भाजपा के जो ये राजभर वोटर हैं वो भी बिचल गए सर। फिर उसके बाद भूमिहार समाज के वोट की बात करें तो वो भी चले गए। यानी वोटरों में सेध लगी है, जो बीजेपी के वोट थे उसमें सेधमारी हुई, जिसके कारण ये चुनाव इस परिणाम पे गया। और इस चीज सोचा जा रहा था कि अगर दारा पुनः जीतते हैं तो घोसी का कोई लोकल नेता के हाथ से घोसी की सीट नहीं लग पाएगी। ऐसी मुहिम बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर थी कि जिस जगह जाते हैं उस जगह तुरंत इनको टिकट मिल जाता है। और वास्तव में प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब सपा में आए तो टिकट पा गए,
भाजपा में गए तो टिकट पा गए, बगल की सीट में मंत्री रहे तो उदाहरण देते रहे लोग कि मधुबन में मंत्री रहे, जनता के लिए किए क्या। तो तमाम पब्लिक के अंदर ये जो दिमाग में एक वाद चलता था उसको लेकर के स्थानीय सुधाकर सिंह की तरफ दिमाग बना और राजभर वोटों में बंटवारा हुआ है, भूमिहार वोट में भी बंटवारा हुआ है। जो बीजेपी के बड़े वोट भूमिहार थे और राजभर वोट थे में भी कटिंग हुई है। चौहान को हम 4-5% लेते हैं, तो ऐसे करके जो दलित वोट है वो सपा की तरफ गए हैं, ये भी कंफर्म है। क्योंकि दलितों का ये कहना था कि दारा सिंह चौहान जब सांसद रहे बहन जी के साथ तब उनके नहीं हुए। सपा के लोग समझाते थे कि जब ये बहन जी के नहीं हुए तो तुम्हारे कहां से होंगे। तो ऐसा कह करके यानी सुधाकर सिंह का ब्लॉक स्तर पे उनका प्रमुख है, प्रमुख के जरिए प्रधान और बीडी सिंह है। हाँ। उनकी पकड़ जो है कि जड़ तक है और जड़ तक के पकड़ का उन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके आज वो फाइट के कगार पे है। सुधाकर सिंह एक छात्र राजनीति से आने वाले नेता हैं जो कि भाषा में कहे कि अंतिम चुनाव है, कफन मैं मांगता हूं, अंतिम चुनाव है, हमको जिता दो फिर हम लड़ेंगे नहीं। तो तरीका उनका कामयाब रहा, भावनात्मक दृष्टिकोण से वोटों को उन्होंने बढ़ाया। और यहाँ रीजन ये रहा कि इनके जो मंत्री थे वो केवल प्रधान और बीडी से ही संवाद करते थे, आम जनता से नहीं मिलते थे। आम जनता ये कहती थी कि फला मंत्री जी उनके दरवाजे आए हैं जिसके कारण हम फलनवा को वोट कर देंगे। ठीक है। तो ये कई फैक्टर रहे हैं चुनाव। जी सर्वेश, क्या जो बीएसपी का साइलेंट वोटर था उसने क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया और सुधाकर की किस्मत चमका दी? जी हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि देखिए बीजेपी से नाराजगी इसलिए हुई है कि ये जो दल बदल वाले लोग हैं, मेरा सीधा सीधा मानना है, और जो खेल बदलने जो यहाँ पे जातीय समीकरण अगर देखे, प्रदीप जी ने सही बहुत अच्छा आंकलन किया कि वहां पे जो भूमिहार वोट है मऊ में बहुत सारे, मऊ और जो बेल्ट में, तो वहां पे अगर उस वोटों का बंटवारा हुआ है तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान है। और पूर्वांचल देखिए 2022 के इलेक्शन में भी पूर्वांचल से बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो यहाँ पे बीजेपी को एक अलग स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए उन्होंने राजभर को अपने में मिलाया, वो राजभर वोट भी बट गए। तो फिर अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी कहाँ है? बीजेपी की स्ट्रेटेजी अब एक यही होनी चाहिए कि वो अपने एमएलए एमपी को जनता के बीच में पहुंचाए, जनता के बीच में उतारे, जनता की समस्याओं को सुने और उनको सुलझाने का प्रयास करे। और ये ऐसे जो पैराशूट लैंडिंग से जो नेता लेके आते हैं उसको कम से कम बंद करें। तो जनता में एक वो जाएगा, क्या मैसेज जाएगा कि इनके जो कार्यकर्ता, जो बीजेपी पहले जानी जाती थी, जैसे आज नड्डा जी हैं एक कार्यकर्ता से आज बीजेपी के चीफ बने हुए हैं, तो वो चीफ को कहीं ना कहीं बीजेपी को आत्ममंथन करना पड़ेगा। इवन योगी जी को भी इस हार पे सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। और ऐसे में एक चीज और मैं आपसे समझूंगा, क्या ये नतीजे जो अभी हमारे सामने रुझान आ रहे हैं ये अब नतीजों में चूंकि अगर परिवर्तित होते हैं तो क्या 2024 से पहले ये नतीजे 24 चुनाव पे एक प्रभाव डालेंगे? देखिए 24 चुनाव पे मैं नहीं मानता कि उतना प्रभाव होगा। मैं बार बार कहता हूँ कम से कम पूर्वांचल में, अगर पूर्वांचल की बात करें। नहीं, पूर्वांचल की भी बात करिए तो देखिए फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तब तक बहुत कुछ समीकरण चेंज हो जाता है। और राज्य का चुनाव और केंद्र का चुनाव अलग अलग फैक्टर्स पे होता है। आप इसी चुनाव में उसी वोटर से जिन्होंने सुधाकर सिंह को विजयी बना रहे हैं, उसी वोटर से जाके अगर आपके चैनल सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बीजेपी को ही केंद्र में चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी की एक नीति रही है, एक नियत रही। आप बताइए ना कि मुलायम सिंह यादव जब अपने चरमोत्कर्ष पे थे तब पर भी यूपी में 40 सीट से ऊपर नहीं जीत पाए थे। आपको हमको सबको पता होगा जो सबसे ज्यादा सीट यूपीए फर्स्ट में वो जीत के लेके आए थे और तब नहीं जीत पाए थे। तो अभी जो 2024 का चुनाव है, ठीक है, समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत शुभ संकेत है। वो उसके मोरल जो है वो हाई रहेंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल अपोजिशन वहां पर फाइट जो है वो बीजेपी से है, समाजवादी पार्टी की। बीएसपी यहाँ पे उतनी मजबूत अभी नहीं दिख रही है और उसका खेल ठीक है। यानी इसके कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो जरूर कहीं ना कहीं इस नतीजों का डलेगा। लेकिन अभी चूंकि पूर्वांचल की दिशा और दशा तय करने वाला ये चुनाव कहीं ना कहीं अब तक सुधाकर सिंह के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी लगातार घोसी से जुड़ी पल पल की जानकारी सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया पर।